नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका फिर से स्वागत है। पिछली चर्चा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में से आदिकाल के अपभ्रंश काव्य पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम इसी ग्रंथ के अगले अध्याय आदिकाल के प्रकरण 3, जिसका शीर्षक है देश भाषा काव्य, इस पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकरण में देश भाषा काव्य के अंतर्गत किन महत्वपूर्ण बिंदुओं और रचनाओं का विश्लेषण किया है। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल के इस तीसरे प्रकरण को देश भाषा काव्य कहा है और इसे वीरगाथा काल के नाम से भी संबोधित किया है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस काल की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है और इसे वीरगाथा काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल का क्या तर्क है। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल के भीतर इस वीरगाथा काल, जिसमें देश भाषा काव्य रचा गया, उसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक मानी है। यहाँ संवत का अर्थ विक्रम संवत से है, जो ईसवी सन से लगभग 57 वर्ष आगे चलता है। तो ईसवी सन के अनुसार ये काल अंदाजन करीब 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक रहा। अब इस कालखंड को वीरगाथा काल नाम देने का मुख्य आधार, जैसा आपने पूछा, वो उस युग की केंद्रीय साहित्यिक प्रवृत्ति है। शुक्ल जी के ही शब्दों में अगर कहें तो वो लिखते हैं, जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थीं। तो उस समय का माहौल ही ऐसा था। बिल्कुल। इस कथन को समझने के लिए तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर दृष्टि डालना जरूरी है। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव सा हो गया था। देश अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्यों जैसे गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि में बंट गया था। ये राज्य अपने अपने वर्चस्व के लिए निरंतर आपस में ही लड़ते रहते थे और इसी के साथ पश्चिमोत्तर सीमा से विदेशी आक्रांताओं, विशेषकर महमूद गजनवी और फिर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण भी लगातार हो रहे थे। इन हमलों का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी भारत के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों जैसे कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा, इन सब पर पड़ रहा था। तो निरंतर युद्ध और अस्थिरता का वातावरण था। हाँ, और इसी निरंतर युद्ध, अस्थिरता और असुरक्षा के माहौल ने तत्कालीन समाज और साहित्य की मनोदशा को गहराई से प्रभावित किया। ऐसे समय में ज्ञान विज्ञान या पांडित्य या शास्त्रार्थ का महत्व, वो सब पीछे छूट गया। समाज में वीरता, शौर्य और पराक्रम ही सबसे बड़े गुण माने जाने लगे। फलस्वरूप राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों, जिन्हें भाट या चारण कहा जाता था, उनका महत्व बहुत बढ़ गया। इन कवियों का मुख्य काम अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता, उनके युद्धों और विजयों का अत्यंत ओजस्वी और कहना चाहिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना था, जिससे योद्धाओं में उत्साह का संचार हो और वे युद्ध के लिए प्रेरित हों। तो काव्य का उद्देश्य ही बदल गया एक तरह से। हाँ, प्रवृत्ति बदल गई। अगर उस युग की सामान्य काव्य प्रवृत्तियों पर ध्यान दें तो नीति और श्रृंगार जैसे विषयों के लिए तो प्रायः दोहा छंद का प्रयोग होता था, लेकिन वीर रस के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से छप्पय छंद अपनाया जाता था। तो इसी वीरता की भावना की प्रबलता और उससे जुड़े काव्य की प्रचुरता के कारण आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल कहना ही सर्वथा उपयुक्त समझा। ये तो हुई इस काल की पृष्ठभूमि और नामकरण के आधार की बात। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है इन देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता का। इस विषय में आचार्य शुक्ल का क्या मत है और ये वीर गाथाएं हमें किन रूपों में प्राप्त होती हैं? प्रामाणिकता के प्रश्न पर आचार्य शुक्ल की दृष्टि अत्यंत आलोचनात्मक और सतर्क है। वे ये तो मानते हैं कि इस काल में रचे माने जाने वाले देश भाषा काव्य, उदाहरण के लिए बीसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश या प्राकृत की रूढ़ियां से बहुत कुछ मुक्त हैं। मतलब तत्कालीन बोलचाल की हिंदी के निकट हैं, परंतु वे इन्हें संदिग्ध सामग्री की श्रेणी में रखते हैं। संदिग्ध सामग्री किस कारण से? इसका मुख्य कारण ये है कि ये रचनाएं लिखित रूप से संरक्षित होने के बजाय ज्यादातर मौखिक परंपरा में जीवित रहीं और इस प्रक्रिया में समय के साथ बाद के कवियों या गायकों द्वारा इनमें अपनी ओर से काफी परिवर्तन, परिवर्धन और हेरफेर किए गए। ये स्वाभाविक भी था।
इसके अतिरिक्त इन ग्रंथों में वर्णित अनेक घटनाएं, पात्रों के नाम और तिथियों वो ऐतिहासिक तथ्यों और अन्य प्रमाणिक स्रोतों से मेल नहीं खाती। इसी कारण शुक्ल जी निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। उनका यह कथन इस सामग्री के प्रति उनके संदेह को स्पष्ट करता है। तो प्रामाणिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इनके रूप क्या थे, मतलब किस तरह की रचनाएं थी ये? जहां तक इन वीर गाथाओं के उपलब्ध रूपों का प्रश्न है, शुक्ल जी इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला रूप है प्रबंध काव्य का, जो साहित्यिक दृष्टि से अधिक व्यवस्थित होता है और जिसमें एक विस्तृत कथा वस्तु होती है। इसका उदाहरण वे पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, जिसे वे उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन साहित्यिक प्रबंध काव्य कहते हैं। यद्यपि जैसा मैंने कहा, इसकी प्रामाणिकता पर उन्हें गहरा संदेह है। दूसरा रूप है वीर गीत, या जिन्हें अंग्रेजी में बैलेड्स कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटे आख्यान गीत होते थे जो मुख्यतः जनसाधारण में गाने सुनने के लिए प्रचलित थे। इसके उदाहरण के रूप में वे बीसल देव रासो और आल्हा का उल्लेख करते हैं। बीसल देव रासो को वे उपलब्ध वीर गीत पुस्तकों में सबसे पुराना मानते हैं। चूंकि ये गाई जाती थी, इसलिए इनकी भाषा, छंद और कथा वस्तु में स्थान और समय के अनुसार निरंतर परिवर्तन होते रहना स्वाभाविक था। आल्हा इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। यद्यपि इसका मूल लिखित रूप आज प्राप्त नहीं होता, किंतु इसे गाने की परंपरा आज भी विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में जीवित है और समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन आ चुके हैं। शुक्ल जी इस बात पर भी बल देते हैं कि उस युग में केवल प्राकृत भाषा के विद्वान पंडित ही काव्य रचना नहीं करते थे, बल्कि जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में भी लोकगीत और दोहे रचे और गाए जाते थे, जो इस देश भाषा काव्य परंपरा का ही हिस्सा थे। अब हम इस काल की काव्य भाषा और प्रयुक्त छंदों पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट करें कि रासो शब्द जो इन ग्रंथों के साथ जुड़ा है, उसकी उत्पत्ति के विषय में आचार्य शुक्ल का क्या मत है। छंदों के प्रयोग के संबंध में, जैसा कि पहले संकेत किया गया, सामान्य नीति या श्रृंगारपरक बातें कहने के लिए दोहा छंद सबसे अधिक लोकप्रिय था। वहीं वीर रस के प्रसंगों, युद्ध वर्णन या शौर्यगान के लिए छप्पे छंद को प्रमुखता दी जाती थी। इन 2 प्रमुख छंदों के अतिरिक्त विशेषकर पृथ्वीराज रासो जैसे विशालकाय ग्रंथों में कवित्त, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या आदि अनेक अन्य छंदों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जो काव्य में विविधता लाते थे। और भाषा का स्वरूप कैसा था? क्या कोई विशेष शैलियां थीं? भाषा के स्वरूप पर विचार करें तो इस काल में मुख्य रूप से 2 शैलियां या रूप प्रचलित थे। एक था पिंगल। ये वो भाषा थी जिसका प्रयोग भाट या चारण कवि आमतौर पर करते थे। इसे एक प्रकार की सामान्य साहित्यिक हिंदी कहा जा सकता है, जिसमें अपभ्रंश के तत्वों के साथ साथ तत्कालीन मध्य देश की प्रमुख बोली ब्रज भाषा का मिश्रण होता था। आचार्य शुक्ल अपने विश्लेषण में मुख्य रूप से इसी पिंगल भाषा में रचे गए ग्रंथों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा रूप था डिंगल। ये मूलतः राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप था, जिसमें अपभ्रंश का योग था। डिंगल को विशेष रूप से वीर रस के वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त और प्रभावपूर्ण माना जाता था। सामान्य तौर पर इस युग की काव्य भाषा में प्राकृत और अपभ्रंश के पुराने शब्द रूप, व्याकरणिक चिन्ह जैसे विभक्तियां और साथ ही राजस्थानी आदि स्थानीय बोलियों के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम आक्रमणों और संपर्कों के फलस्वरूप अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के कुछ शब्द भी स्वाभाविक रूप से हिंदी में आने लगे थे। और रासो शब्द की उत्पत्ति, इस पर क्या कहते हैं शुक्ल जी? रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर कुछ विद्वानों ने इसका संबंध संस्कृत के रहस्य शब्द से जोड़ने का प्रयास किया है, किंतु आचार्य शुक्ल इस मत से सहमत नहीं है और इसका खंडन करते हैं। उनका ध्यान बीसलदेव रासो ग्रंथ की ओर जाता है, जिसमें काव्य या कथा के अर्थ में रसायन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इसी आधार पर शुक्ल जी अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हमारी समझ में इसी रसायन से होते होते रासो हो गया है। अतः आचार्य शुक्ल के अनुसार रासो शब्द मूलतः रसायन शब्द से ही विकसित हुआ है, जिसका अर्थ काव्य या रसात्मक रचना है। यह भाषा और छंद संबंधी विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम इस काल के कुछ प्रमुख ग्रंथों
और उन पर आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि की क्रमवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले खुमान रासो का उल्लेख आता है। इस ग्रंथ के विषय में शुक्ल जी क्या जानकारी देते हैं? आचार्य शुक्ल अपने इस प्रकरण में कुल 9 प्रमुख कवियों या ग्रंथों की चर्चा करते हैं। इनमें पहला नाम खुमान रासो का है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के राजाओं के युद्धों का वर्णन है। शुक्ल जी बताते हैं कि इतिहास में खुमान नाम के 3 राजा हुए, जिनका समय मोटे तौर पर संवत 810 से 1000 के बीच पड़ता है। कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में इन तीनों को एक ही मानकर उनका वृत्तांत लिखा है। खुमान रासों में विशेष रूप से बगदाद के खलीफा अल मामून के चित्तौड़ पर आक्रमण और खुमान द्वारा वीरतापूर्वक उसकी पराजय और राज्य की रक्षा का वर्णन मिलता है। और इसके रचयिता और प्रामाणिकता के बारे में? जहां तक इसके रचयिता का प्रश्न है, आमतौर पर दलपति विजय को इसका रचयिता माना जाता है, किंतु शुक्ल जी शिव सिंह सेंगर द्वारा संपादित शिव सिंह सरोज का हवाला देते हुए कहते हैं कि उसके अनुसार यह किसी अज्ञात नाम भाट की रचना है। प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें तो खुमान रासो की जो प्रति वर्तमान में उपलब्ध है, वह न केवल अपूर्ण है, बल्कि उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है, जिनका समय 16वीं शताब्दी है। इससे आचार्य शुक्ल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है और इसका वर्तमान स्वरूप संभवतः 17वीं शताब्दी में परिवर्तित या परिवर्धित किया गया है। मूल रचना कब बनी और उसका स्वरूप क्या था, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। अतः यह ग्रंथ भी शुक्ल जी की दृष्टि में संदिग्ध श्रेणी में ही आता है। खुमान रासो के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ बीसल देव रासो है। इसके संबंध में आचार्य शुक्ल के क्या विचार हैं? ये ग्रंथ किन मायनों में भिन्न है? बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल्ह माने जाते हैं। शुक्ल जी का अनुमान है कि ये अजमेर के प्रसिद्ध चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिनका लोकप्रिय नाम बीसल देव था, के समकालीन राजकवि रहे होंगे। ग्रंथ के भीतर एक पंक्ति आती है, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। इस पंक्ति के आधार पर शुक्ल जी इसकी रचना का समय संवत 1212 यानी 1155 ईस्वी के आसपास निर्धारित करते हैं। ये आकार में एक छोटा ग्रंथ है, लगभग 100 पृष्ठों का, और इसकी प्रकृति प्रबंध काव्य की न होकर गेय वीरगीत की है। ये 4 खंडों में विभाजित है। आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ का विश्लेषण कई दृष्टियों से करते हैं। सर्वप्रथम वे इसे घटना प्रधान काव्य नहीं मानते, बल्कि वर्णनात्मक काव्य कहते हैं। उनके अनुसार इसमें विवाह और रूट कर उड़ीसा जाना ये 2 ही मुख्य घटनाएं हैं, बाकी अधिकांश भाग वर्णन मात्र है। दूसरे, ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें भारी असंगति है। इतिहास के अनुसार राजा भोज परमार का समय बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ से लगभग 100 वर्ष पूर्व का ठहरता है। अतः भोज की पुत्री से बीसलदेव का विवाह ऐतिहासिक रूप से संभव नहीं लगता और ये प्रसंग कल्पित प्रतीत होता है। तीसरे, रस की दृष्टि से शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यद्यपि इसका नाम रासो है और इसे वीर गाथा काल में रखा गया है, तथापि इसमें वीर रस का प्रायः अभाव है। इस विरोधाभास का समाधान शुक्ल जी ये मानकर करते हैं कि ये मूलतः गाने के लिए रचा गया काव्य था, इसलिए इसमें श्रृंगार का प्राधान्य हो सकता है। और भाषा के बारे में क्या कहा? भाषा की दृष्टि से भी शुक्ल जी इसे परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा का ग्रंथ नहीं मानते। वे इसकी भाषा को मुख्यतः राजस्थानी मानते हैं, जिसमें कहीं कहीं पिंगल यानी ब्रज मिश्रित हिंदी का मेल दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात वे नोट करते हैं कि इसमें अरबी, फारसी और तुर्की के कुछ शब्द जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो आदि का प्रयोग मिलता है। शुक्ल जी का मानना है कि ये शब्द संभवतः बाद के फेरफार के सूचक हैं, क्योंकि बीसल देव के समय यानी 12वीं सदी मध्य तक इन भाषाओं के शब्द हिंदी काव्य में इतने प्रचलित नहीं हुए थे। इन सभी तर्कों के आधार पर शुक्ल जी का अंतिम निष्कर्ष ये है कि यह पुस्तक अपनी विषय वस्तु और भाषा दोनों ही दृष्टियों से अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर भी वे इसे भाषा के इतिहास, विशेषकर हिंदी की एक प्रारंभिक शैली पिंगल के स्वरूप को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। ये विश्लेषण बहुत गहन है। अब हम उस ग्रंथ की ओर आते हैं जिसे परंपरा से हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता रहा है, पृथ्वीराज रासो
और इसके रचयिता चंद्रबरदाई। इस पर आचार्य शुक्ल की अत्यंत विस्तृत और निर्णायक टिप्पणी है। कृपया उसे विस्तार से स्पष्ट करें। जी, पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत आदर और महत्व के साथ लिया जाता है। एक लंबी परंपरा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानती आई है। चंद्रबरदाई को दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का न केवल राजकवि बल्कि उनका अभिन्न मित्र और सामंत भी माना जाता रहा है। उपलब्ध रूप में यह एक अत्यंत विशाल ग्रंथ है, लगभग 2500 पृष्ठों का, और यह 69 समय या सर्गों में विभाजित है। छंदों की विविधता की दृष्टि से भी यह अनूठा है। इसमें कवित्त या छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या जैसे अनेक प्राचीन और तत्कालीन छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसकी कथा वस्तु तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, अत्यंत विस्तृत है। पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम, स्वयंवर से उसका हरण जिसके कारण जयचंद से भीषण वैर, शाहबुद्दीन गोरी के साथ अनेक युद्ध, अंततः गोरी द्वारा बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाना, वहां चंद्रबरदाई का पहुंचना और अपने संकेत से पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण से गोरी का वध करना, और अंत में दोनों मित्रों यानी पृथ्वीराज और चंद का एक दूसरे को मारकर आत्मोत्सर्ग कर देना, इन सब का समावेश है। एक प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार ग्रंथ का अंतिम भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लाहड़ ने पूरा किया था। पुस्तक जल्लाहड़ हथ दये चली गज्जन नृपकाज। तो इतनी प्रतिष्ठा के बावजूद शुक्ल जी का निर्णय क्या था? वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के उपरांत एक कहना चाहिए चौंकाने वाला निर्णय देते हैं। वे इसे स्पष्ट शब्दों में जाली ग्रंथ घोषित करते हैं। उनका कहना है कि यह ग्रंथ बाद की कल्पना है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक नहीं है। वे कहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद स्थापना थी। जाली ग्रंथ, इसके पीछे उनके तर्क क्या थे? शुक्ल जी अपने इस कठोर निर्णय के पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क है ऐतिहासिक विसंगतियां। रासों में वर्णित अधिकांश घटनाएं, तिथियां यानी संवत और पात्रों के नाम, उदाहरण के लिए रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला दिया गया है, जबकि इतिहास और समकालीन संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय तथा शिलालेखों से उनकी माता का नाम कर्पूर देवी ज्ञात होता है। तो ये सब प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों जैसे शिलालेख, दानपत्र, अन्य समकालीन ग्रंथ, विशेषकर जयानक कवि द्वारा रचित संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय, जो पृथ्वीराज के जीवन काल में ही लिखा गया था, और फारसी तवारीखों यानी इतिहास ग्रंथों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। घटनाओं का क्रम और स्वरूप भी ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। मतलब ऐतिहासिकता की कसौटी पर यह खरा नहीं उतरता। और कोई आधार? दूसरा प्रमुख आधार है भाषा की कसौटी। शुक्ल जी के अनुसार रासों की भाषा बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण की कोई सुसंगत व्यवस्था नहीं दिखती। प्राचीन अपभ्रंश के रूपों और बाद की हिंदी के रूपों का मनमाना और अव्यवस्थित मिश्रण है। अरबी फारसी के शब्द तो मनमाने ढंग से विकृत करके रखे गए हैं। अनुस्वारांत शब्दों यानी अंगयुक्त शब्दों का प्रयोग इतना अधिक है जो उस काल की भाषा की प्रकृति से मेल नहीं खाता। तीसरा, वे चंद्रबरदाई नामक किसी कवि के पृथ्वीराज के समकालीन होने पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, पृथ्वीराज के दरबारी कवि जयानक ने अपने पृथ्वीराज विजय काव्य में राजा के मुख्य भाट या कवि का नाम पृथ्वी भट्ट बताया है, न कि चंद्रबरदाई। शुक्ल जी उस समय प्रचलित पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के उस मत का भी तर्कों के साथ खंडन करते हैं, जिसमें पंड्या जी ने रासों में दिए गए संवतों को एक कल्पित आनंद संवत मानकर और उनमें 90-91 वर्षों का अंतर करके ऐतिहासिक तिथियों से मिलाने का प्रयास किया था। शुक्ल जी इसे अप्रामाणिक और निराधार कल्पना मानते हैं। इन सभी तर्कों के आधार पर उनका अंतिम निष्कर्ष यही है कि पूरा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ बाद में रचा गया एक जाली ग्रंथ है। हो सकता है कि चंद नाम के किसी कवि ने कुछ मुक्तक पद्य रचे हों, जो बाद में इस विशाल ग्रंथ में जोड़ दिए गए हों,
लेकिन मूल रूप में ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। यद्यपि वे ये स्वीकार करते हैं कि ये ग्रंथ शौर्य, प्रेम और तत्कालीन लोक संस्कृति का एक अद्भुत भंडार है और काव्य की दृष्टि से इसमें अनेक उत्कृष्ट स्थल हैं, तथापि इसे इतिहास मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। शुक्ल जी का एक कथन इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। वे ये भी कहते हैं, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में भी वर्णित घटनाएं कल्पित हुआ करती हैं, पर उनका आधार कहीं न कहीं इतिहास में रहता है। रासो इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इतिहास लेखन की दिशा बदल दी। क्या पृथ्वीराज के समकालीन और प्रतिद्वंदी कन्नौज के राजा जयचंद के विषय में भी कोई काव्य ग्रंथ लिखे गए थे? हाँ, आचार्य शुक्ल ऐसे 2 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, यद्यपि वे आज उपलब्ध नहीं हैं। वे बताते हैं कि भट्ट केदार नामक कवि ने कन्नौज के सम्राट जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन करते हुए जयचंद प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था। इसी प्रकार मधुकर कवि नामक एक अन्य कवि ने भी जयचंद की कीर्ति का गान करते हुए जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ रचा था। लेकिन ये ग्रंथ अब मिलते नहीं हैं। नहीं, दुर्भाग्यवश ये दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आज हमें प्राप्त नहीं होते। इनका उल्लेख केवल परवर्ती काल के ग्रंथों जैसे सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ाओं ख्यात में मिलता है। इन अनुपलब्ध ग्रंथों के उल्लेख का ऐतिहासिक महत्व यह है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार दिल्ली और अजमेर के चौहान केंद्र में पृथ्वीराज के शौर्य का गान करने वाले कवि थे, उसी के समानांतर कन्नौज के गहरवार केंद्र में राजा जयचंद के यश का गान करने की भी परंपरा विद्यमान थी। यह उस युग की राजनीतिक प्रतिद्वंदता का साहित्यिक प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करता है। अब हम आला की ओर आते हैं, जो आज भी उत्तर भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। इसके रचयिता और मूल स्वरूप के विषय में आचार्य शुक्ल क्या बताते हैं? लोक में परमाल कहा जाता है कि समकालीन भाट कवि थे। इनका समय शुक्ल जी संवत 1230 यानी लगभग 1173 ईस्वी के आसपास मानते हैं। जगनिक ने राजा परमाल के 2 अत्यंत प्रसिद्ध और वीर सामंतों आल्हा और उदल, जो बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे, के अद्भुत शौर्य और वीर चरित्र का वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किया था। तो क्या परमाल रासो नाम का कोई ग्रंथ था? शुक्ल जी यह स्पष्ट करते हैं कि जगनिक द्वारा रचा गया मूल काव्य ग्रंथ, जिसका नाम संभवतः परमाल रासो रहा होगा, आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। जो आला आज हमें सुनने को मिलता है वो उस मूल काव्य की केवल गूंज मात्र है। यह वीर गीतों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से जनता के कंठ में जीवित रहा है। यह विशेष रूप से वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के बैसवाड़ा, अवध और बुंदेलखंड, खासकर महोबा के आसपास क्षेत्रों में बड़े चाव से गाया और सुना जाता है। चूंकि यह मौखिक परंपरा में प्रचलित रहा, इसलिए इसकी भाषा और विषय वस्तु में समय और स्थान के साथ निरंतर परिवर्तन होते गए हैं। शुक्ल जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आज गाया जाने वाला आल्हा मूल शब्द नहीं है, अर्थात यह जगनिक के मूल शब्दों से बहुत भिन्न हो चुका है। इसकी एक अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति है जो उस युग के एक क्षात्र धर्म और वीर आदर्श को प्रकट करती है। 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने इन लोक प्रचलित गीतों का संग्रह करवाकर आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था, जिससे यह लिखित रूप में भी सामने आया। आला की ये परंपरा आज भी जीवंत है। इस प्रकरण में आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित अंतिम कवि श्रीधर हैं। उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है? प्रकरण के अंत में शुक्ल जी श्रीधर नामक कवि का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने संवत 1454 यानी 1397 ईस्वी में रणमल्ल छंद नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में ईडर, गुजरात के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर हुई विजय का वर्णन है। शुक्ल जी इस ग्रंथ का उल्लेख विशेष रूप से इसकी शैलीगत विशेषता के कारण करते हैं। यह काव्य युद्ध के दृश्यों और ध्वनियों का अत्यंत सजीव और ध्वन्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है।
रणभेरी, ढोल, नगाड़ों आदि की ध्वनियों को शब्दों के माध्यम से साकार करने का इसमें अद्भुत प्रयास है। जैसा कि इस पंक्ति से प्रतीत होता है, ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल जंगिया सज्ज होए। इस उदाहरण से यह भी पता चलता है कि वीरगाथा काव्य की यह परंपरा और शैली 14वीं-15वीं शताब्दी तक भी सक्रिय थी। इन सभी ग्रंथों और कवियों के विवेचन के पश्चात हम देशभाषा काव्य और समग्र वीर गाथा काल के संबंध में आचार्य शुक्ल की अंतिम और समग्र दृष्टि को किस प्रकार समझ सकते हैं? आचार्य शुक्ल की समग्र दृष्टि अत्यंत स्पष्ट, तर्कपूर्ण और संतुलित है। वे इन देशभाषा काव्यों के लोक साहित्यिक महत्व और उनकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि ये रचनाएं भले ही ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः प्रामाणिक न हो, उस युग की मानसिकता, वीरता के आदर्शों, काव्य परंपराओं और भाषा के विकास क्रम, विशेषकर साहित्यिक हिंदी के प्रारंभिक रूप पिंगल के उदय को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन प्रामाणिकता पर उनका जोर हमेशा बना रहा। बिल्कुल, किंतु इसके साथ ही वे ऐतिहासिक सत्य और प्रामाणिकता के प्रति अत्यधिक आग्रही हैं। उनकी आलोचना पद्धति पूर्णतः प्रमाण आधारित है। वे किसी भी साहित्यिक कृति की ऐतिहासिकता की जांच के लिए उसे समकालीन शिलालेखों, दानपत्रों, अन्य भाषाओं के विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे संस्कृत काव्य या फारसी तवारीख आदि से मिलाने पर बल देते हैं। जहां भी उन्हें तथ्यों में विसंगति या विरोध दिखाई देता है, वे बिना किसी संकोच के उस रचना की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, जैसा हमने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में देखा। वे वीरगाथा काल को हिंदी साहित्य के निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण मानते हैं, जहां अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त होकर हिंदी अपने पैरों पर खड़ी होने का प्रयास कर रही थी और वीरगाथाओं के माध्यम से भाषा और काव्य शैलियों का विकास हो रहा था। भले ही उस युग की अधिकांश उपलब्ध सामग्री आज हमें संदिग्ध और परिवर्तित रूप में ही मिलती है, उनके अनुसार ये काल मूलतः वीरता के गौरव और जातीय अभिमान का काल था, जिसका प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से झलकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। आचार्य शुक्ल द्वारा विवेचित देशभाषा काव्य की ये विस्तृत चर्चा निश्चय ही हमें उस युग के साहित्यिक और सामाजिक परिदृश्य को गहराई से समझने में सहायता करती है। साथ ही ये विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है कि इतिहास और काव्य कल्पना के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, खासकर जब हम अतीत के साहित्य का मूल्यांकन कर रहे हों। अगर आप आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले भाग को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। अगली चर्चा में हम आदिकाल के फुटकल प्रकरण पर विचार करेंगे। नमस्कार।